कुछ लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पेराक्लीज युग या स्वर्णकाल या क्लासिक युग तक इसको डिस्कस किए थे। इसमें से एक सवाल आप लोगों को ये कंफर्म करके आना है कल की क्लास के लिए कि जैसे मैंने एक नाम बताया था आप लोगों को, एक नाम बताया था के.एम. मुंशी साहब का, यानी कि कन्हैया मणिकलाल मुंशी साहब का। याद है आप लोगों को, है ना? तो याद होगा 100%। के.एम. मुंशी साहब का नाम लिया था मैंने, जिन्होंने गुप्त काल को क्या बोला, स्वर्णिम काल कहा, यानी कि ये स्वर्ण काल था, यानी कि ये क्लासिक युग था। राइट, ये हमने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। बस इतना आप लोग पता करके आएंगे, जानकारी कलेक्ट करें इस बात को कि गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा गया। क्योंकि गुप्तों ने सबसे भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी कर दिए, इसलिए, या कोई इसके पीछे और रीजन था? अगर आप इस बात को पता करने की कोशिश करेंगे कि भारत में पहली बार जो गोल्डन कॉइन जारी किया, यानी कि सोने का सिक्का जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा रहा है, अगर पर्टिकुलर राजा की बात करेंगे तो उसमें राइट आंसर मिलेगा आपको बिम कैटफिशस। अगर आप वंश की बात करेंगे तो इसका नाम मिलेगा इंडो ग्रीक, यानी कि इंडो ग्रीक पहले ऐसे वंश के लोग हैं भारत में जिन्होंने पहली बार क्या जारी किया है, सिल्वर गोल्डन कॉइन जारी किया है। अगर राजा का नाम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको एक राइट आंसर मिलेगा जिसका नाम है बिम कैटफिशस। तो राजा के तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिम कैटफिशस, और वंश के तौर पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें पहला आंसर मिलेगा क्या, इंडो ग्रीक। ठीक, तो भारत में जो पहला सिल्वर गोल्डन कॉइन जारी किया वो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। ठीक, उसके बाद राजा में अगर आपसे पूछे कि पहला गोल्डन कॉइन किसने जारी किया तो उसका नाम है बिम कैटफिशस। अगर यह सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश ने जारी किया, तो राइट आंसर इसका मिलेगा आपको कुषाण वंश के राजाओं ने। सबसे पहला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के लोग, और सबसे ज्यादा यानी कि भारी मात्रा में जिस वंश ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया वो थे गुप्त वंश के लोग। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त वंश के लोगों ने जारी किया। क्या इस बिहाफ पर गुप्त वंश को स्वर्णिम काल बोला जा रहा है के मुंशी के द्वारा, या इसके पीछे कोई और रीजन है या कोई और कारण है? अगर कोई और कारण है तो इसको आप लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि किस बिहाफ पर हम लोगों ने गुप्त वंश को स्वर्णिम काल या गोल्डन एरा या स्वर्ण काल कहा है या क्लासिक युग कहा है। इसको आप पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता चल जाए तो बताएं जरूर, है ना? अब आप इसे अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रशासनिक कंडीशंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस बहुत अच्छी थी और सब कुछ सही से चलता था, ऐसा कुछ। एक किसी भी वजह से एक कारण आप नहीं बताएंगे, ध्यान रहे। इसका आप लोग आंसर जरूर करेंगे, ठीक है ना? आप लोग आंसर करेंगे इसका, और मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। पता करें जरूर। सिर्फ एक रीजन नहीं होगा इसको गोल्डन एरा कहने का, इसके बहुत सारे रीजन हैं। और मैं इस बात को अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया इन लोगों ने, इस वजह से इनको स्वर्णिम काल नहीं बोला है के मुंशी साहब ने। इसके पीछे कोई और रीजन है। वो क्या रीजन है? एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। वो सारे कारण आप पता करके आए। क्लियर? अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसका जो पॉलिटिकल इशू है, इसमें जो पहला राजा मिलेगा आपको उसका नाम मिलेगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो फाउंडर मिलेगा आपको, जो संस्थापक मिलता है, उसका नाम क्या है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के पहले राजा बने और इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना 275 एडी यानी कि 275 एडी में इसकी स्थापना की। क्लियर है? इन्होंने कभी भी खुद को महाराजाधिराज नहीं कहा है। इन्होंने सिर्फ अपने आप को क्या कहा? इन्होंने सिर्फ अपने आप को महाराज का टाइटल दिया और खुद को सेटिस्फाइड किया। इससे ज्यादा इन्होंने कोई टाइटल लिया नहीं। और श्रीगुप्त अभी भी कुषाणों के सामंत की तरह काम करते रहे। ठीक इसी तरह से इसमें जो सेकंड राजा मिलेगा आपको उसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच ने भी ठीक उसी तरह से महाराज का टाइटल लिया। क्लियर है? जो कि इसी का पुत्र होगा। श्रीगुप्त का जो बेटा है उसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच ने अपने फादर श्रीगुप्त की तरह सिर्फ महाराज का टाइटल लिया, ना कि महाराजाधिराज का। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें एक आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा प्रभावती गुप्ता का। आगे आप पता करने की कोशिश करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि प्रभावती गुप्ता कौन है। तो प्रभावती गुप्ता ने अपना एक पूना का कॉपर प्लेट जारी किया है। पूना में एक कॉपर प्लेट इनका मिला।
किसका? प्रभावती गुप्ता का। जिस कॉपर प्लेट में पहली बार ये लिखा हुआ है कि गुप्त वंश का जो आदि पुरुष है वो घटोत्कच है, ना कि श्रीगुप्त। ये अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है। कुछ किताबें आपको श्रीगुप्त का आंसर भी करेंगी, लेकिन राइट आंसर इसका मिलेगा घटोत्कच के रूप में, कि प्रभावती गुप्ता का जो कॉपर प्लेट है जो कि पूना से प्राप्त हो रहा है, उसमें गुप्त वंश का आदि पुरुष किसको माना जा रहा है? तो राइट आंसर इसका है घटोत्कच, ना कि श्रीगुप्त। नेक्स्ट, इसमें जो दूसरा शासक आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया। ये दो बातें इसके बारे में आप लोगों ने समझी अच्छे से, कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो 319 से लेकर के 350 एडी तक, 319 से लेकर के 350 एडी तक इसका टाइम मिलता है कुछ किताबों में। कुछ किताबों में इसका टाइम पीरियड मिलता है 319 से लेकर के 335 एडी तक। ठीक, जितने भी इतिहासकार हैं वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो अब ध्यान से इस बात को ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का ये प्रथम शासक है जिसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है, कि जिसने पहली बार खुद को महाराजाधिराज का, यानी कि महाराजाधिराज का टाइटल लेने वाला चंद्रगुप्त फर्स्ट पहला गुप्त वंशीय राजा है, और इसे गुप्त वंश का रियल फाउंडर भी माना जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त वंश का रियल फाउंडर भी माना जाता है। क्लियर है? कल मैंने हेमचंद राय चौधरी जी का नाम लिया था, है ना? उन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कहा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक है। अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, राइट आंसर श्रीगुप्त। अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि वास्तविक संस्थापक क्या है, तो राइट आंसर हमेशा यही बताएंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट राइट आंसर है। संस्थापक में श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक में हमेशा आप चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही बताएंगे, यहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप। नेक्स्ट, किस इतिहासकार के द्वारा चंद्रगुप्त फर्स्ट को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट के लिए हेमचंद राय चौधरी, राइट आंसर। अब दूसरा इस जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की राजधानी क्या थी, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आप लोग कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। राइट, किस नाम से? कुसुमपुर के नाम से। आप लोग आवाज नहीं करेंगे, जिसके तरफ से आवाज आ रही है वो अपना म्यूट कर ले अपनी साइड से। क्लियर है? चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्लियर? इसमें आप लोग थोड़ा समय आपको काम दे रहा हूं, एक सवाल है जो मैं लास्ट में नहीं दिया हूं, आज यहीं पर दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखें। क्या कि पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप कलेक्ट करके आएंगे। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। कैसे क्या पता करना है इसमें पाटलिपुत्र के बारे में आपको, कि पाटलिपुत्र किन दो नदियों के किनारे स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण किसने किया? दूसरा क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण किसने किया पहली बार? ये पाटलिपुत्र किन दो नदियों के किनारे स्थित है? दूसरा। तीसरा इसमें क्या जानना है आपको कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया? जैसे इसने अपनी राजधानी तो बनाई, लेकिन पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी कौन बना रहा है? सर ठीक है, अब आप लोग शांत रहेंगे। एक सेकंड। हाँ सर एक सेकंड। सर पाटलिपुत्र के बारे में इसके दोनों आंसर सर मैं करना चाहता हूँ। इसको दो नदियों गंगा और सोन के बीच में ये बसा था, और इसको पहली बार राजधानी उदयन ने बनाया था, मौर्य सम्राट। ये है मौर्य सम्राट है? मौर्य सम्राट है कोई और सम्राट है? हर्यक वंशी है? मौर्य सम्राट उदयन ने। कि हर्यक तो नहीं है कहीं? सॉरी सर, हाँ हर्यक, सॉरी हाँ हर्यक सम्राट, हर्यक सम्राट जी सर। आजाद शत्रु का बेटा है बालक। आजाद शत्रु का बेटा सर, जी सर। राइट, ये गंगा और सोन के दोआब में बसा हुआ है, और हर्यक सम्राट उदयन ने इसको राजधानी बनाया था। राइट, ठीक है, फिर भी आप लोग जानकारी लेंगे। तीसरा, मैं अगला जो सवाल, इसमें आप लोग शांत रहेंगे प्लीज। अगला जो सवाल आपको पता करके आना, मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, इस बात के लिए आप श्योर रहें, हर हाल में जो भी सवाल हैं, जो भी मैं आपसे पूछता हूं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा गया है। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग एकेडमी कंप्लीट करने के बाद किसी ना किसी कंपटीशन में आएंगे, और ये जो आपका एकेडमिक है इससे बहुत अलग चीज है कंपटीशन। वहां अलग तरीके की पढ़ाई होगी, अलग तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो
अगला जो सवाल मैं पूछने वाला हूं पाटलिपुत्र से ही संबंधित, वो ये कि पाटलिपुत्र का उत्खनन कार्य किसने कराया, यानी कि पाटलिपुत्र की खोज किसने की है वर्तमान समय में, ये भी ध्यान रखना है आपको, वर्तमान समय में पाटलिपुत्र की खोज किसने की है, आपको यह भी पता करके आना है। ठीक, आप आगे आप लोग बोलेंगे नहीं, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में और आगे आप पढ़ेंगे। अगर आप पॉइंट बना करके बुलेट पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे कि पहले आप चंद्रगुप्त को फर्स्ट को हेडिंग डालें, उसका टाइम पीरियड लिखें 319 से लेकर के 335। पहला, गुप्त वंश का ये प्रथम शासक है जिसने महाराज का टाइटल लिया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि गुप्त वंश का ये वास्तविक संस्थापक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा चंद्रगुप्त फर्स्ट को द्वितीय मगध साम्राज्य का फाउंडर बताया गया। चौथा, इसकी राजधानी का नाम क्या है, आप बताएंगे पाटलिपुत्र। राइट, अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है ये कि सर्वप्रथम ये पहला ऐसा राजा है जिसने गुप्त संवत जारी किया है 319 एडी में अपने राज्याभिषेक के दौरान। जब इसका राज्याभिषेक हो रहा है यानी कि 319 एडी में, तो इसने अपना एक राज्याभिषेक जारी किया है, अपना राज्याभिषेक जारी किया, मतलब राज्याभिषेक किया अपना इसने 319 एडी में, और उसी समय इसने गुप्त संवत जारी किया है। क्या जारी किया, गुप्त संवत। और ध्यान रहे कि गुप्त संवत को ही बल्लभी संवत कहेंगे, गुप्त संवत को ही बल्लभी संवत कहेंगे। क्लियर है। आगे आपको इसमें आंसर जो देना है, जो मैं सवाल करने वाला हूं वो ये कि गुप्त वंश में, गुप्त संवत में और शक संवत में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में कितने सालों का अंतर है, ये सवाल पूछा गया है। सिंपल सा सवाल था कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल है, यानी कि दोनों संवतों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है, ये आप जरूर पता करें। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अगला पॉइंट है इसमें जो आपको नोट करना हो तो करें। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी, अब लिच्छवी आप पता करने की कोशिश करेंगे तो ये वैशाली में पड़ता था, है ना। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसने विवाह किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया, विवाह किया, ठीक है ना। और इस विवाह के मौके पर इसके द्वारा सर्वप्रथम रानी प्रकार, विवाह प्रकार या राजा रानी प्रकार का एक गोल्डन क्वाइन जारी किया गया है, यानी कि स्वर्ण सिक्का जारी किया गया है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और इसी विवाह के अवसर पर खुश होकर के इसने रानी प्रकार, विवाह प्रकार या राजा रानी प्रकार का गोल्डन क्वाइन जारी किया है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी बात का प्रमाण मिलेगा आपके सामने, वो ये कि समुद्रगुप्त जो कि इसका आगे चल के आगे आने वाला सम्राट है ना, या और साथ में इसका बेटा भी है। इस समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलेगा आपको। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्रस्य कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त इसी कुमार देवी से उत्पन्न संतान है, क्योंकि कुमार देवी लिच्छवी राजघराने की थी और उसी का बेटा है समुद्रगुप्त। इस वजह से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्रस्य भी कहा गया है। सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा किस गुप्तवंशी सम्राट को लिच्छवी दौहित्रस्य कहा गया, तो आप बताएंगे राइट आंसर समुद्रगुप्त को। जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये कि पहला ऐसा गुप्तवंशीय राजा है जिसने अपना सिल्वर क्वाइन, चांदी का सिक्का या रजत का सिक्का जारी किया है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, इसमें एक बात और अगर आप लोग पता करके आ पाए तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग ये पता कर पाए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक संवत जारी किया जिसका नाम रखा उसने गुप्त संवत। राइट, बस हम इतना जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि गुप्त संवत का फर्स्ट टाइम प्रयोग किस अभिलेख में या किस लेख में प्राप्त होता है हमको। गुप्त संवत का पहला प्रयोग यानी कि पहली बार जहां पर गुप्त संवत को नोट किया गया हो या लिखा गया हो उसको आप लोग हमें बताएं तो खुशी होगी, और अगर ये पता कर लेते हैं बहुत अच्छा आंसर देंगे आप। नेक्स्ट, अगला जो शासक है उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो टाइटल है वो बड़ी शानदार है, उसका टाइटल है परक्रमांक। इसका सबसे शानदार टाइटल है क्या, परक्रमांक। 335 से लेकर के 375 एडी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बॉडी पर 100 घाव के निशान थे। 100 घाव के निशान ये बता रहे थे कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता था, क्योंकि इसकी बॉडी पर 100 घाव थे, इस वजह से इसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारी 33 लाइनें मिलेंगी आपको। प्रयाग प्रशस्ति की चौथी लाइन में आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपने राज दरबार में बुला करके इसको निर्वाचित किया है, यानी कि
सभी बेटों में सबसे योग्य बेटा पाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बेटे समुद्रगुप्त को, और सभी दरबारियों के बीच में अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना अगला उत्तराधिकारी का चयन किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। सबके सामने इसमें पार्टिसिपेट किए थे चंद्रगुप्त प्रथम के सभी सभासद यानी कि दरबारी लोग भी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपको पता चलेगा कि समुद्रगुप्त का नाम परक्रमांक भी है, इसका एक नाम मिलेगा चंद्र प्रकाश भी। नेक्स्ट विंसेंट स्मिथ के द्वारा अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आप जानते हैं कि नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का शासक था। दोनों का कोई कंपेयर नहीं है, दोनों की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि जो नेपोलियन है, जो फ्रांस का शासक है, इसने जितने भी युद्ध किए अधिकांश युद्धों में इसको पराजय हासिल हुई है, यानी कि जीता नहीं है, बहुत सारे सभी युद्ध कभी नहीं जीता। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी में जितने भी युद्ध किए, लगभग 100 युद्ध पता चल रहे हैं, 100 युद्धों में एक भी ऐसा युद्ध नहीं था समुद्रगुप्त जिसमें हारा हो। और आप अच्छे से जानते हैं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट अपना जो अंतिम युद्ध कर रहा है वाटरलू का 1815 के आसपास शायद हुआ था, है ना, तो उसमें इसको पराजय हासिल हुई थी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट अपना अंतिम युद्ध जीत नहीं पाया, फाइनली हार गया। ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति में आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की है ना। लेकिन इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया किसने, हरिशेन ने। किसने लिखवाया, हरिशेन। अब हरिशेन सबको पता है कि हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, लेकिन सवाल यह नहीं पूछेगा आपसे, सवाल ये बहुत पहले पूछा जाता था। अब क्या पूछेगा आपसे कि समुद्रगुप्त ने अपने दरबारी कवि हरिशेन को किन पदों पर नियुक्त किया था। तो हरिशेन उस समय 3 महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ था, 3 महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ था। पहला पद उसका संधि विग्रहिक, पहला पद क्या है उसका, संधि विग्रहिक। दूसरा इंपॉर्टेंट पद है इसका कुमारा मात्य, जैसे आज आईएएस होते हैं वैसे उस टाइम कुमारा मात्य होते थे। महादंड नायक, ये 3 प्रसिद्ध टाइटल हैं हरिशेन के, संधि विग्रहिक, कुमारा मात्य एंड महादंड नायक। क्लियर है। और आप जब प्रयाग प्रशस्ति को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रयाग प्रशस्ति में सिर्फ समुद्रगुप्त का लेख नहीं मिलेगा, बल्कि 3 से 4 अन्य राजाओं के भी लेख मिलेंगे। इसी में सबसे पहले आपको अभिलेख मिलेगा अशोक का, उसके बाद आपको मिलेगा समुद्रगुप्त का, उसके बाद आपको मिलेगा बीरबल का, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख मिलेगा वो जहांगीर का मिलेगा। यानी कि सभी के सभी अभिलेख इसी प्रयाग प्रशस्ति में सभी लोगों के। इंपॉर्टेंट यह है कि जो समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, ये किस शैली में है, यानी कि किस स्टाइल में लिखा गया इसको। तो एक स्टाइल होती है जिसको कहते हैं हम लोग चंपू शैली या चंपू स्टाइल। चंपू क्या होता है, जब कोई भी सेंटेंस प्रोज एंड पोएट्री यानी कि गद्य फॉर्म और पद्य फॉर्म दोनों फॉर्म में लिखा गया हो एक ही सेंटेंस को, तो उस शैली को या इस स्टाइल को हम लोग चंपू स्टाइल कहते हैं। और यह चंपू स्टाइल किसमें यूज की गई है, प्रयाग प्रशस्ति में। क्लियर है। और प्रयाग प्रशस्ति किसके कहने पर लिखी गई, तो आप बताएंगे हरिशेन। तो लिखा किसने, यानी कि लेखन किसने किया है, तो आप राइट आंसर करेंगे तिलभट्ट। राइट आंसर क्या है, तिलभट्ट। जैसे आप अपने संविधान के बारे में करेंगे, संविधान में कैसे कि आपको पता है कि आपका संविधान बाबा साहब ने बनाया, लेकिन उसका लेखन किसने किया है, लेखन किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक उसी तरह से लेखन कार्य जिसने किया उसका तिलभट्ट है। और किसके कहने पर लिखा, तो आप बताएंगे हरिशेन के। और किसकी प्रयाग प्रशस्ति है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त की। क्लियर है। यहां तक आप लोग, हमें पता है कि आप लोग शायद समझ पाए होंगे इस बात को हमारी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को मैं डिस्कस कर रहा था। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाएगा कि समुद्रगुप्त धर्म प्राचीर बंधस्य है, इसी को कहा जाएगा धरणी बंधस्य, लिच्छवी दौहित्रस्य, कविराज, परम भट्टारक, सर्वराजोच्छेता। ये जितने भी टाइटल मैंने अभी आपके सामने बताए, ये सभी टाइटल किसके हैं, समुद्रगुप्त के हैं। धर्म प्राचीर बंधस्य, धरणी बंधस्य, लिच्छवी दौहित्रस्य, कविराज, परम भट्टारक एंड सर्वराजोच्छेता, ये सारी उपाधियां किसकी हैं, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट,
एक बार यहाँ पर इसी प्रयाग प्रशस्ति में कहा जाएगा एक लाइन में कि समुद्रगुप्त की उदारता के कारण सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया और समुद्रगुप्त पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता है। इस तरह की महान टाइटलों के साथ विभूषित किया जाएगा इसको, समुद्रगुप्त को। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त की बहुत सारी विजयों के बारे में वर्णन मिलेगा आपको। इसने आर्यावर्त के साथ युद्ध किया जिनमें बहुत सारे राजाओं को पराजित किया, दक्षिण युद्ध को हराया यानी कि दक्षिण भारत की रियासतों को हराया, दक्षिण भारत में 12 सम्राटों को एक साथ पराजित किया उसने, ठीक है ना। और दक्षिण को जब पराजित करता है तो इसको कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। मैं जैसे अगर आपको बताऊं कि आर्यावर्त के जितने भी राजा थे उन सभी को हराया इसने, 9 राजाओं को हराया। तो पूछा जाएगा इस नीति को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाएगा प्रसवोद्धरण। प्रसवोद्धरण का मतलब है पूरी तरह से समूल तरीके से विनाश कर देना। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जब पराजित कर रहा है तो उस नीति को क्या कहते हैं, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। पहले जीतना फिर उनको वापस कर देना। एक और जब ये पश्चिमी राज्यों में, पश्चिमी भारत के राज्यों को जीतने की कोशिश करेगा, कन्योपायन की राजनीति करेगा उसमें, यानी कि स्टाइल लाएगा उसमें कन्योपायन। यानी कन्योपायन का क्या मतलब है कि अगर हमने आपको हरा दिया तो हराने के बाद आप अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती थी। आपको इसी में पता चलेगा एक मेघकर्ण नाम के राजा का जो कि लंका नरेश होगा। बोधगया में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये एक विहार बनाने की परमिशन मांगेगा। बहुत टाइप प्रकार के इसने सिक्के जारी किए। अब आला बुला रही हो क्या? आला। अब अगला जो टाइम है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले यानी कि समुद्रगुप्त के ठीक बाद इसके एक और बेटे का उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या मिलेगा आपको, रामगुप्त। क्या नाम मिलेगा? रामगुप्त। रामगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई है। क्लियर? यानी कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है रामगुप्त जो कि सबसे बड़ा है, दूसरे बेटे का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्यान रहे, अभी तक क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त के तुरंत बाद हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को पढ़ते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में न्यू रिसर्च हो जाने की वजह से अभी रामगुप्त का भी वर्णन हमारे सामने आने लगा। रामगुप्त का भी वर्णन हमारे सामने आने लगा। जैसा कि कल आप लोगों ने हम लोगों को बताया, मतलब आप लोगों ने आंसर दिया कि रामगुप्त के बारे में पहला लिटरेचर कहां से प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम, सभी लोगों ने आंसर किया था इसको। देवी चंद्रगुप्तम नाम की एक किताब है, इसको आपने अच्छे से बताया। इसी देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब में पहली बार रामगुप्त का उल्लेख एक साथ मिलेगा। किसका मिलेगा? रामगुप्त का। हुआ क्या कि सबसे पहले मैं कहानी समझा रहा हूं, जो कल की कहानी पेंडिंग थी उसे मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूं। उस कहानी को आप लोग आराम से सुनेंगे क्या है ना। हुआ ये कि समुद्रगुप्त की डेथ के बाद जो अगला राजा बना उसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त बहुत शानदार तरीके से शासन कर रहा था। उसकी एक पत्नी का नाम मिलता है ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। क्लियर? वह ये कि ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी है? पहले वो है रामगुप्त की। वह ये कि रामगुप्त के टाइम पीरियड में ही जब वो सम्राट है पाटलिपुत्र का, उसी टाइम शक लोगों का आक्रमण हो गया। रामगुप्त के टाइम रामगुप्त शासक था और उसी टाइम शकों का हो गया आक्रमण। शक पाटलिपुत्र का घेरा डाल दिए, यानी कि आमंत्रित करने लगे रामगुप्त को कि आओ हमारे साथ अटैक करो, यानी कि आक्रमण करो। रामगुप्त जो है एक बड़ा कायर राजा है, भीरू टाइप का, लड़ना नहीं चाह रहा है। शकों ने रामगुप्त के पास एक नया मैसेज भेजा। मैसेज क्या था कि या तो हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध करने का सीधा सा मतलब था कि पूरा पाटलिपुत्र हम जीत लेंगे, यानी कि सब जीत जाएंगे। उसने दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि शक पाटलिपुत्र पर कंट्रोल करें, आपको मार दें, तो बस दूसरी कंडीशन यह है कि आप अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को हमारे हरम में भेज दें, यानी कि हम उनके साथ विवाह कर लेंगे, यानी कि आपकी पत्नी आपकी ना होकर के शक राजा की हो जाएगी। ये 2 प्रस्ताव शक राजाओं ने भेजे। रामगुप्त को यह लगा, कायर आदमी, उसको यह लगा कि राज्य बचा रहेगा तो जब चाहेंगे दूसरी कोई पत्नी से शादी कर लेंगे, दूसरी ध्रुव देवी उठा लाएंगे, क्या समस्या आ रही है? ध्रुव देवी सिर्फ मांग रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? तो ध्रुव देवी को दे देते हैं। उसने सेकंड वाले प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि हम ठीक है, आप लोगों के हम दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि अपनी जो पत्नी है ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, उसको हम आपको देने को तैयार हैं,
और इसको पाने के बाद यानी कि हमारी पत्नी को लेने के बाद आप यहां से चले जाएंगे। ऐसा भरोसा रामगुप्त करते हैं शक राजाओं के ऊपर। ये बात जैसे ही ध्रुव देवी यानी कि ध्रुव स्वामिनी को पता चली कि हमको शकों के हरम में भेजा जा रहा है, उसने ये बात अपने देवर यानी कि छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को समझाई कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे भाई साहब, बड़े भाई साहब स्वीकार कर चुके हैं। ध्यान रहे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो बाद में बनेगा वो इस समय कमांडर इन चीफ है यानी कि मुख्य सेनापति। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लगा ये तो यार पूरा परिवार कलंकित हो जाएगा हमारा, इस तरह से हमारा समाज का, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, पूरा वंश पूरी तरह से हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। उसने अपनी भाभी, फिलहाल अभी भाभी है, बाद में पत्नी बनेगी, अपनी पत्नी अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से कहा कि आप अपने कपड़े हमें दें और आप अपने कक्ष में निवास करें और दरवाजा बंद कर लें जब तक हम आकर के ना बोलें आपसे। उसके कपड़े पहने उसने, यानी कि अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ध्रुव स्वामिनी के द्वारा दिए गए कपड़े पहने और उनको कक्ष में बंद कर दिया और अपने मोस्ट कुछ वीआईपी कमांडोज के साथ पालकी में बैठा। अब पालकी जो लेकर के लोग जा रहे हैं वो बेस्ट कमांडोज टाइप के लोग हैं और वो लोग पालकी लेके गए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पालकी के अंदर एज ए ध्रुव स्वामिनी बैठा, ध्रुव देवी बैठा, और जैसे ही शक राजा को पता चला कि ध्रुव देवी आ रही है, उसने डायरेक्ट आने की परमिशन दी अपने हरम में। ठीक, बिना किसी जांच पड़ताल के शक राजा भी इसमें थोड़ी लापरवाही कर रहा है, बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी चीज के, ठीक, तो बिना किसी जांच पड़ताल के इस काफिले को अपने अंदर यानी कि हरम तक आने दिया और अपने सभी सैनिकों से बाहर जाने के लिए बोला। सारे सैनिक उसके बाहर चले गए। ठीक, जैसे ही सारे सैनिक बाहर गए, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी के रूप में बैठा हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो बाहर निकला, बड़े शानदार तरीके से घूंघट उठाया और अपनी एक ही तलवार से शक राजा की गर्दन काट के खत्म कर दिया। उसको पूरी तरह से शक राजा मारा गया। जब शक राजा मारे गए, और ध्यान रखना चेस के गेम में गेम तभी ओवर होता है जब राजा मर जाए। चाहे जितने प्यादे मर जाएं, राजा जिंदा है गेम ओवर नहीं होता है, लेकिन राजा मर जाए सारे प्यादे जिंदा रहें कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे ही शक राजा मारा गया वैसे ही युद्ध का डिसीजन आ चुका था कि अब गुप्त राजाओं ने शकों को हरा दिया, क्योंकि राजा रामगुप्त था, सेहरा उसके ऊपर बंधने वाला था। वो इस बात का जश्न मना रहा था, बहुत बढ़िया काम किया तुमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत वीआईपी काम किया आपने शकों को हरा दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अब ध्रुव देवी के कक्ष में गया। नीचे भाई साहब उसके जो पति हैं रामगुप्त, वो जश्न मना रहे थे। ध्रुव देवी ने चंद्रगुप्त को इशारों में ऑर्डर किया कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाह रही हूं, इस आदमी को मार दो। ठीक, ध्रुव देवी का ऑर्डर पा करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जश्न में डूबे हुए रामगुप्त की तलवार से गर्दन काट दी और रामगुप्त भाई साहब मारे गए।